नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। जनता को लुभाने और रिझाने का वार पलटवार का दौर भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी प्रदेश में धुआंधार प्रचार, दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली, वार पलटवार का दौर जारी, जनता को रिझाने में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रियंका गांधी कर्नाटक की कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। 8 मई को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल जनता को लुभाने और रिझाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। पीएम मोदी एक के बाद एक कई रैली और रोड शो कर रहे हैं। पीएम के रोड शो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पीएम के रोड शो का नाम बीजेपी ने नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम रखा था। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ गया। कर्नाटक चुनाव में पीएम के रोड शो में जहां लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चाहती है। साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने 9 साल में किसानों को 2000 नए प्रकार के बीज उपलब्ध कराए हैं। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में उर्वरक की कभी कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट में कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन सरकार ने देश के किसानों पर इसका बोझ पड़ने नहीं दिया। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है। पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटी, नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपए
उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, वो बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है कि जो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है। कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया और इसी कड़ी में उन्होंने कर्नाटक के बागलकोट में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद करके रखा और अब बजरंग बली का अपमान करने में तुले हुए हैं। भाजपा ने पीएफआई को बैन करके न केवल कर्नाटक बल्कि समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया है। पत्रकारों ने पूछा कि पूरा चुनाव बजरंग के नाम पर चला गया है। मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे। एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ कि कर्नाटक वालों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरपनहल्ली में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं कांग्रेस भी कहां चुनाव प्रचार में पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी प्रदेश में अपने अपने अंदाज में जनता से वोट मांगते नजर आए। इसी कड़ी में दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी की। वहीं प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से आपको मालूम है कि हर रोज 5
किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। कुल मिलाकर कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। हर सियासी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। सियासी पार्टियों के दिग्गज अपने पूरे दमखम के साथ जुटे हैं। इसी कड़ी में 6 मई को पिछले 4 सालों में पहली बार सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार किया। हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला है। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। जिनकी भावनाओं का अपमान भाजपा हर रोज कर रही है। मैं इनसे कहना चाहती हूं कि देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटक और देश को तबाही के रास्ते पर ना ले जाइए। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, डकैती दाल नहीं, उनका धंधा हो गया है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई है। इनके नेता इतने घमंड में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें संसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। फिलहाल कर्नाटक सभी राजनीतिक दलों के सियासी जंग का मैदान बन चुका है। आइए जानते हैं कि कर्नाटक के चुनावी मैदान में कुल कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव। 10 मई को एक चरण में होंगे मतदान। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। 2613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिनमें 2427 पुरुष, 184 महिलाएं और 2 अन्य शामिल हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में बीजेपी से 224 प्रत्याशी,
कांग्रेस से 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेडीएस से 207, आम आदमी पार्टी से 209, बहुजन समाज पार्टी से 133 उम्मीदवार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 4, जनता दल यूनाइटेड से 8 प्रत्याशी, एनपीपी से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 685, 918 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 8 मई की शाम 5 बजे थम गया। चुनाव नतीजे 13 मई को आने हैं। ऐसे में प्रचार और प्रचार के जरिए सियासत अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कर्नाटक में जनता प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।